दोस्तों, डॉक्टर संजीव कुमार का आप सबको नमस्कार, अभिवादन। अनुस्वार मंच पर हम पुनः हाजिर हैं और आज हमारे साथ हैं मिसेस नीला प्रसाद, जो कोल इंडिया में अपनी पारी खेलने के बाद अब अवकाश प्राप्त हैं और साहित्य के साथ गंभीरता के साथ जुड़ रही हैं। स्वागत है नीला जी, नमस्कार। नमस्ते संजीव जी, नमस्ते। आज की साक्षात्कार में हम आपकी साहित्यिक यात्रा की पड़ताल करेंगे और आपसे कुछ अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे जो आपको कोल इंडिया में हुई, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत संख्या में लोग थे, तो आपने बिहेवियर एनालिसिस तो करी होगी, तो देखेंगे कि कैसे और किन किन चीज़ों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाना उचित रहेगा। लाजिमी तौर पर पहला सवाल यही होगा कि आपकी साहित्यिक यात्रा, आपने लेखन कार्य कब प्रारंभ किया और किसकी प्रेरणा से? संजीव जी, ऐसा है कि मैं एक साहित्यिक परिवार से ही आती हूँ। मेरे पिताजी साहित्य के प्रोफेसर थे और उन्होंने भाषा विज्ञान और लोक साहित्य और संस्कृति में बहुत काम किया और उसके अलावा भी उनकी एंथ्रोपोलॉजी में रुचि थी। वो फ्रेंच और जर्मन जानते थे। तो मेरे मन में जो बचपन की स्मृतियाँ हैं, वो हर तरफ किताबों से घिरे होने की हैं। अलमारियों में किताबें हैं, तो मेज पे किताबें हैं, तो डाइनिंग टेबल पे किताबें हैं, बिस्तर के कोने पे किताबें हैं, बिस्तर के अंदर भी किताबें हैं। जहाँ भी हो किताबों का अंबार है, क्योंकि किताबें इतनी खरीदी जाती थी और इतनी ज़्यादा आ जाती थी, उनको उपहार में भी प्रकाशकों के द्वारा भेज दी जाती थी कि हम किताबों के बीच ही बड़े हुए। उसके अलावा मैं रांची की हूँ, तो वहाँ कामिल बुल्के की लाइब्रेरी थी और भी लाइब्रेरी थी, हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी थी। तो घर का वातावरण ऐसा था कि चारों ओर किताबें बिखरी हुई हैं और दूसरी ओर ये कि घर में सब लिख रहे हैं। चाचा हैं तो चाचा कविताएं लिख रहे हैं, तो भैया कविताएं लिख रहे हैं, तो बड़ी बहनें कविताएं लिख रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने जो बहुत छोटी उम्र में एक कविता लिखना शुरू कर दिया कि वो कोई विशिष्ट कार्य है। हम पढ़ते थे, खाना खाते थे, खेलते थे और लिखते थे, तो मैं भी वही करती थी। तो इस तरह से अपनी कविताएं लिखनी शुरू हो गई और जैसा कि अमूमन हर लेखक के साथ होता है, मेरी शुरुआत भी कविताओं से ही हुई। तो मैं कहूँगी कि वातावरण और किताबों की सतत उपस्थिति और घर में लिखने का माहौल। तो क्या आपको स्मरण होगी आपकी पहली कविता के कुछ अंश? नहीं, अब पहली कविता मुझे याद नहीं है। इन दिनों मैं कविता लिखती भी नहीं हूँ। मेरी पहली कविता जो पहली रचना तो मेरी एक कहानी थी, जो मैंने 12 साल की उम्र में लिखी। वो जी। प्रकाशित नहीं हुई। जो प्रकाशित हुई वो कविता थी, उस समय मैं 16 साल की हो गई थी। वो दिल्ली से एक पत्रिका निकलती थी। अब देखिए, मैं पत्रिका का नाम भी मैं याद करने की कोशिश कर रही थी। कुछ अनुभूति या उस तरह का नाम था। तो अच्छा। वो एक कविता की ही पत्रिका थी और उसमें वो युवा कवियोों को भी छापते थे, वरिष्ठों को साथ। तो उसमें मेरी पहली रचना प्रकाशित हुई और मैं 17-18 साल की रही होंगी तब वागर्थ में पहली कविता प्रकाशित हुई। तो अब वो कविता मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रही है, पर इस तरह से अपनी शुरुआत हुई। उसके बाद मैं डिबेट्स में बहुत भाग लेती थी और कॉम्पिटिशन्स में भाग लेती थी, कॉलेज में खास करके। तो बहुत से पुरस्कार मिलते थे, कविता के, कहानी के, आशु भाषण के और इस तरह के पुरस्कार। तो इस तरह से एक शुरुआत हो गई। आप अगला। आपकी आवाज़ गायब हो गई है संजीव जी। नहीं, मैंने म्यूट कर दिया था। ओके। तो हाँ। आपकी प्रेरणा परिवार से ही मिली और एक ऐसे परिवार में जिसमें सब कोई लिख रहा है, ये तो बहुत ही अद्भुत संयोग था। जी, लेकिन ये ऐसा ही वातावरण था। माँ नहीं लिखती थी, मेरी माँ नहीं लिखती थी और बहनों में भी 2 बहनें नहीं लिखती थी, पर ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो लिख रहे हैं और लिखने को हम उस तरह विशिष्टता से नहीं लेते थे। हमें लगा कि वो खुद को अभिव्यक्त करने का माध्यम है और लिखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
आपकी पहली प्रकाशित रचना क्या थी, कहानी या कविता? पहली प्रकाशित रचना मैंने अभी आपको बताया या कि वो एक कविता थी। मैं 16 साल की थी तब वो दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसका नाम था अनुभूति, पत्रिका का नाम, जिसमें वो वरिष्ठों के साथ युवा लोगों को भी छापते थे। तो उसमें वो पहली रचना मेरी छप गई, मैंने भेजी थी तो। उसके 2-1 साल के बाद वागर्थ में कविता छपी। तो इस हम्म। तरह से शुरुआत तो कविताओं से ही हुई, उसके बाद पत्रिकाओं में मतलब रांची के लोकल अखबार में और इस तरह से कविताएं ही शुरू में काफ़ी दिनों तक प्रकाशित जी। होती रहीं। और पहली कहानी जो प्रकाशित हुई वो बहुत लंबे अंतराल के बाद कथा देश का प्रेम कथा विशेषांक निकला था 2006 में। उसमें मुझे बहुत चकित करते हुए उन लोगों ने विशेषांक में सीधे मुझे छाप दिया। अरे तो वो वाह, कहानी थी। हाँ। वेरी मैंने नाइस। तो भेजी थी मैंने तो साधारण अंक के लिए कहानी भेजी थी, पर उन लोगों ने उसे विशेषांक में छापा। कोई कविता, आपकी लिखी हुई कोई कविता आपको अगर स्मरण हो, या किताब हो आपके पास में, तो आप उससे सुनना कविता चाहेंगे? की किताब कविता की किताब मेरे पास नहीं, मेरी कविता संग्रह कोई असल में निकला नहीं। मेरी कविताएं बहुत प्रकाशित हुई। वो घटना ऐसे हुई कि मैं इंटर में आ गई थी, तब तक मेरे पास इतनी कविताएं हो गई थी कि उसका एक संग्रह बन जाए। तो कुछ प्रकाशक पिताजी के पास जाते आते भी रहते थे, तो उन्होंने कहा कि हम छाप देंगे। पर उन दिनों मैं अपने करियर को लेकर इतना परेशान थी कि मैंने कहा कि ये संग्रह तो बाद में आ जाएगा, पहले अभी ठीक बात मुझे है। करियर चुनना चाहिए। तो उस वो दिन और आज का दिन कि मेरा कविता संग्रह नहीं आया है। अरे, तो सबसे उस पहले उसको ठीक कीजिए। सबसे पहले का हाँ, उसको ठीक कीजिए। हमने, हमारे एक बड़े वरिष्ठ मित्र हैं, जी, प्रेम जन्मेजय जी का नाम आप सुना होंगे। जी, जी। तो उनसे मेरी मुलाकात भी है। प्रेम जन्मेजय जी भी कविता शुरू में लिखते थे, फिर बाद में वो व्यंग की तरफ मुड़ गए, तो कविता का काम बंद हो गया। हमने हाँ, कहा ये जो पिछली कविताएं लिख रखी हैं वो अभी तक निकाली क्यों नहीं? तो उनसे हाँ, खोजबीन करा करके उनकी सारी पुरानी कविताएं निकाल करके अभी हमने पब्लिश किया। एक बार जो चीज आप लिख अच्छा। दें उसे उसे पाठकों तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो अच्छा है बुरा कुछ तो कहें। नहीं, उस वक़्त तो मतलब मेरी कविताएँ गोष्ठियों में पढ़ी जाने पे सराही ही जाती थी, ये बात नहीं तो है, लेकिन आप ऐसा करें, अपनी उन्होंने उन कविताओं का नाम दिया नादान अभिव्यक्तियां। अच्छा। तो आप भी अपनी नादान अभिव्यक्तियां निकाल हाँ, करके मैं संग्रही तो कभी कीजिए। नहीं कहूँगी कि वो बहुत नादान है, क्योंकि मैं परिपक्व होने तक कविताएँ लिखती रही। पर एक बार है कि कहानी की ओर मुड़ी, रेडियो नाटक की ओर मुड़ी, तो हाँ, उसमें वो फिर अलग बात है, थोड़ा वो अलग बात है। पीछे छूट गया। जी, वो तो वो ये है कि इतनी सारी विधाएं हैं, जिसकी जिस विधा में रुचि हो जाए। कोई जैक ऑफ ऑल ट्रेड और मास्टर ऑफ वन होता है, कोई मास्टर ऑफ वन होता है, कोई जैक ऑफ ऑल ट्रेड होता है। जी, जी, तो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे प्रोग्रेस करते हैं आप साहित्य के क्षेत्र में। जी, जी। तो कविता मुझे ध्यान आए तो मैं इस बातचीत के दौरान हाँ, कोई सुनूँगी, ध्यान और आया तो जरूर हाँ, सुनना या फिर चाहूंगा। वो उठाकर लानी पड़ेगी दूसरे हाँ, कमरे ले से। आइएगा, ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी, अब कविता से शुरू होकर के आप कहानी की तरफ मुड़े, और कविता को करीब करीब छोड़ सा दिया। जी। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको लगी कि कहानी में ज्यादा अच्छी है, कविता में कम? आ, वो ऐसा है कि विषय वस्तु क्या है या कितनी बात हम कहना चाहते हैं, उसके अनुसार ही माध्यम का चुनाव होता है। जैसे कि बीच में मैंने बहुत से रेडियो नाटक भी लिखे थे, और मुझे ऐसा लग जो आकाशवाणी रांची से प्रसारित हुए, हाँ। तो बहुत से शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 8-10 ही लिखे थे। तो वो लगातार वहाँ से प्रसारित होते थे। तो मुझे एक वक़्त ऐसा लगा कि जो बात मैं रेडियो नाटक में कह सकती हूँ, कि उन दिनों टीवी का प्रचलन नहीं था, कि वो बात मैं कहानी में नहीं कह सकती। तो रेडियो नाटक लिख दिए। कुछ ऐसी विषय वस्तु होती है जो लगता है कि एक एक कहानी इसके लिए काफ़ी होगी, लेकिन कविता अगर इसके लिए लिखी जाए तो शायद वो प्रभाव नहीं छोड़ेगी। और कविता में क्या है कि आप बहुत से पात्रों की उपस्थिति नहीं ला सकते हैं। केवल आप अपने विचार, अपनी अनुभूतियाँ पेश कर सकते हैं। तो कविता और कहानी की विधा तो बिल्कुल ही अलग है। तो
कहानियाँ इसीलिए मैंने लिखी जिसमें लगा कि ये बात कहानी में समाएगी। फिर कुछ कहानियाँ लंबी हो गईं। अब उपन्यास बहुत दिनों से लिखा हुआ रखा था 2-3, तो एक मैंने अभी फाइनलाइज़ किया जो आपके ही पास है और आप उसे प्रकाशित करने वाले हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि क्या विषय वस्तु है और किस समय क्या कहने की मंशा है, कैसा मूड है, उसके अनुसार चुनाव हो जाता है विधा का कि हम कहानी लिखें कि कविता लिखें कि उपन्यास लिखें कि रेडियो नाटक लिखें या फिर सिर्फ़ एक लेख लिख कर छोड़ दें। या डायरी लिख लें। तो और डायरी के कुछ कुछ हिस्से प्रकाशित करने लायक होते हैं और आप मानेंगे ही कि पूरी डायरी कभी भी प्रकाशित करने लायक नहीं होती, कुछ नहीं होते, ठीक बात। सिर्फ़ स्व के लिए ही होती है। और मेरा ये भी मानना है कि जब तक आप सेलिब्रिटी ही नहीं हो तो आपके व्यक्तिगत चीज़ों में पाठक को बहुत रुचि नहीं भी हो सकती नहीं है होते, और उसे ज़बरदस्ती थोपना भी नहीं चाहिए पाठकों पर। ठीक बात। जी। तो कई विधाओं में काम करते-करते आपका आपकी कृतियाँ कौन-कौन सी प्रकाशित हुई हैं अभी तक? मेरी अब तक 4 किताबें प्रकाशित हुई हैं। वो चारों ही कहानी संग्रह हैं ठीक है। और वो कहानी संग्रह आप चाहें तो मैं दिखा सकती हूँ। ये मेरा हाँ, डिस्प्ले पहला कर कहानी दीजिए, संग्रह अच्छा रहेगा, वेरी गुड। है। हाँ, ये है सातवीं औरत का घर, ये पहला कहानी संग्रह है। फिर दूसरा कहानी संग्रह ये आया, ये 40 साल की कुँवारी लड़की। ओह! जी। फिर ये तीसरा आया ईश्वर चुप है। वाह! ईश्वर चुप है और ये चौथा आया मात और मात। तो ये तो पहली किताब आई थी 2011 में और ये चौथी आई 2020 के जनवरी में और उसके बाद तो बंदी हो गई और मेरा भी ट्रांसफ़र हो गया था कोलकाता तो लिखने की स्थितियाँ भी नहीं रहीं। तो अब मेरा दिसंबर में जब रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद जो पहला काम मैंने ये किया, मैंने सोचा कि जो उपन्यास पड़ा हुआ है कई सालों से पूरा अ कर लिया जाए। हाँ, कि उसको बस टच अप करना जिसे बोलते हैं कि आखिरी बार एक देखना रह गया था कि उसे देख कर के सबसे पहले मैं उसे निकाल दूँ। बाकी और भी आधी-अधूरी चीज़ें हैं जिस पे थोड़ा-थोड़ा काम करना है, तो 2-3 किताबें और जैसे पाइपलाइन में होना कहते हैं कि वो हाँ, ठीक बात। जल्दी-जल्दी ही आ जाएँगी। वो होता है कई बार किसी पर्टिकुलर विषय पर फ़ोकस बनता है और कभी-कभी किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं बनता तो वो थोड़ा समय ले लेती हैं। हाँ, थोड़ा समय ले लेता है और मैंने तो बहुत आपाधापी के बीच लिखा है। ये शांति का समय शायद मेरे जीवन में पहली बार अब आया है, जब मैं लेखन को थोड़ा ज़्यादा समय दे सकती हूँ। तो नौकरी, गृहस्थी, ये बच्चे की 40 ज़िम्मेदारी साल की लड़की से क्या क्या थीम थी आपके? 40 साल की कुँवारी लड़की एक कहानी का शीर्षक है, जो इसकी शीर्षक कहानी है। इसमें ये थीम थी कि अंतर धर्म विवाह है एक अच्छा, और उससे उत्पन्न संतान है। अब ये चाँस की बात है कि उसकी माँ आदिवासी हैं, क्रिश्चियन हैं, पिता हिंदू हैं और सवर्ण हैं। लेकिन वो देखने में भले ही अपने पिता की तरह है, लोग उसे आदिवासी कन्या समझते हैं। अब उसका पालन-पोषण चूँकि अपने पिता के अनुसार हुआ है उसी वातावरण में, तो वो किसी हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन कोई हिंदू लड़का उसे अपनाने को तैयार नहीं है। ओह! सिर्फ़ इसीलिए कि वो आदिवासी माँ की संतान है और वो रंग रूप में बहुत कुछ आदिवासियों की तरह दिखती है, भले ही वो रिज़ेम्बल करती हो अपने पिता से। और उसकी एक और शर्त ये है कि वो नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसी ऐसी स्थिति में कैसा जीवन उसे जीना पड़ रहा है, कौन-कौन सी परिस्थितियाँ आ रही हैं और अब वो 40 साल की हो गई है। उसके बाद ये कहानी शुरू होती है जब वो 40 साल की हो गई है और उसकी शादी नहीं हो पाई है। अच्छा, जी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इश्यू है। तो अंतरधर्म विवाह की जी, मान्यता समाज में कैसी है? तो मान्यता तो है। एक मुझे आज भी लगता है कि हिंदू, मुस्लिम को छोड़ कर के हिंदू, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, हिंदू, पारसी हर तरह के विवाह की मान्यता है और उसमें शायद उतना बवाल नहीं होता, उतने दंगे नहीं होते और उतनी मानसिक और सामाजिक बाधाएँ नहीं आती हैं। शादी तो हो जाती है। और मैं रांची शहर में थी तो मेरी अपनी जानकारी में ऐसे कई विवाह हुए जिसमें कि एक पक्ष हिंदू और दूसरा आदिवासी क्रिश्चियन। आदिवासी लोग।
हाँ, आदिवासी क्रिश्चियन, और उसमें शादियाँ भी हो गई, लेकिन यहाँ एक लोगों की जड़ मानसिकता पर भी सवाल उठाया गया है कि आप किसी को उसके रंग रूप से तुरंत तोलने लगते हैं, जी। जबकि वो हमेशा सच नहीं होता। जैसे कि ये लड़की पिता की तरह है, उसके पिता काले हैं, माँ उसकी गोरी हैं, लेकिन वो दिखने में पिता की तरह है, उसकी नाक थोड़ी दबी हुई है पिता की तरह, तो सब बोलते हैं कि यह आदिवासी है, आदिवासी है, और वो खुद आदिवासी से शादी नहीं करना चाहती। तो एक ऐसी बहुत ही उसकी ज़िंदगी ठहर गई है, और एक ऐसी स्थिति, ऐसे मोड़ पे वो खड़ी है कि उसे खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि अब ज़िंदगी 40 साल की हो गई और शादी करना वो चाहती है पर नौकरी छोड़ना नहीं चाहती। तो कई बार ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं कि रिश्ते आते हैं, वो कहते हैं नौकरी छोड़ दो। तो इन स्थितियों को लेकर के ही कहानी बुनी गई है। मुझे लगता है कि ये कोई वास्तविक मामला है। मामले तो मतलब मुद्दे तो सारे वास्तविक ही होते हैं, पात्र वास्तविक हो या नहीं हो। कैसे चुनती हैं आप कहानियां? अ, ऐसा है कि मैं बहुत सजगता से कोई विषय वस्तु नहीं चुनती। जी। अब रोज की घटनाएं हो रही हैं, राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, सामाजिक घटनाएं हो रही हैं, लोगों से बातचीत हो रही है। मैं ऑफिस में 35 सालों तक रही, और आपको पता है कोल इंडिया का परिवार बहुत बड़ा है, वो एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मैंने जब ज्वाइन किया तो उस समय 8 लाख कर्मचारी थे, हमारा परिवार 8 लाख का था, और जब मैं रिटायर हुई तब 2.5 लाख का था। तो आप उसको 4 से गुना कर दीजिए, और मैं थी एचआर में, तो लोगों से बातचीत बहुत होती रहती थी, अलग अलग सिलसिले में होती रहती थी। तो यही होता है कि लोगों से बात करते समय, कोई खबर पढ़ते समय, कोई किताब पढ़ते समय, कोई एक कौंध दिमाग में आती है, और वो कौंध बस जाती है आपके दिमाग में एक रचना की थीम के रूप में। बाद में हम उसे विकसित करते हैं और वो कहानी बन जाती है। तो इसीलिए मेरी कहानियों के मुद्दे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है कि मैंने इसी बारे में लिखा या उसी बारे में लिखा। तो जब जिस तरह की स्थिति बनी, जब जो मुद्दा भाया और लगा कि इस पे कुछ कहना चाहिए, अपना नज़रिया पेश करना चाहिए पाठकों के सामने, तो वो रचना मैंने फिर लिखी। आपको कोल इंडिया में रहते हुए जी। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे लोग मिले होंगे। जी। कोई ऐसी स्मृति या कोई ऐसी घटना या व्यक्ति स्मरण में आता हो, बिना उसका नाम और रेफरेंस लिए हुए आप बता सकते हो? जिसने मुझे प्रभावित किया या जिस पर मैंने रचना लिखी। जिसने आपको प्रभावित किया, ऐसी कौन सी घटना? नहीं, घटनाएँ तो बहुत हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा 35 सालों का अनुभव है, तो बहुत सी घटनाएँ हुई जो कि छूती रहीं, दिल को भी छूती रहीं, दिमाग को झकझोरती रहीं, ऐसी बहुत सी घटनाएँ हुईं। पर अभी हाल की बात करें तो मेरा जो ये चौथा कहानी संग्रह है, मात और मात, तो इसकी जो शीर्षक कहानी है, वो बिल्कुल ही मतलब मेरी देखी हुई है, और इसमें और एक कहानी है, माफिया बनाम माफिया। तो आपको पता है कोल माफिया तो एक बड़ी जानी मानी चीज़ है, और जानी पहचान चीज है। जी, जानी जानी पहचानी चीज़ है, और सब मानते हैं कि उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव हमारे जीवन तक पहुंचा हुआ है। तो मैं जब पोस्टेड थी ऐसी खदान में और ऐसे ऑफिस में जहाँ की माफिया का बहुत प्रभाव था, तो उस वक्त उन माफिया के बरक्स ऑफिस के अंदर की जो राजनीति थी कि वो भी किसी माफिया से कम नहीं थी, तो उसके बारे में मैंने कहानी लिखी। और रहते हुए कई घटनाएँ हुई पुलिस के साथ, थानेदारी ने थी उनके साथ, कुछ ऐसी महिलाएँ जो मज़दूर वर्ग की थीं पर उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, कुछ अपने तबके की महिलाएँ जिनका जीवन ऐसा था जिस पर लिखा जाना चाहिए था। तो मेरी तो ऑफ़िस से रिलेटेड बहुत कहानियाँ हैं, क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र ही वही था और मेरे जगे हुए समय का अधिकांश हिस्सा वहीं बीतता था। तो मेरे पात्र तो मुझे वहीं से मिलते थे, बाकी बाहर से भी मिलते थे। तो एक का नाम लेना मुश्किल है, जैसे कि अब ये 40 साल की कुँवारी लड़की, ये भी मेरी वहीं की कहानी है। ईश्वर चुप है जो है, ये पात्र भी मेरा देखा हुआ था। तो बहुत से पात्र हैं, और अगर मेरी कहानियाँ कोई पढ़े तो उसे अंदाज़ा लग जा सकता है कि ये कहानियों के पात्र उठाए हुए वहीं से हैं, बाकी तो कोई भी पात्र पूरी तरह वास्तविक होता नहीं। पूरी तरीके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, बल्कि
जब मैं पात्रों के वास्तविक होने या काल्पनिक होने के बारे में सोचती हूँ संजीव जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दुनिया चारों ओर पसरी हुई है, जिसके बीच हम जी रहे हैं, और इसके बरक्स एक दूसरी दुनिया है। मेरे जी। ख्याल में मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? हाँ, साफ आ रही है। जी, तो एक दुनिया बाहरी है, जिसके बीच में हम जी रहे हैं। इसके बरक्स एक दुनिया हमारे अंदर रची हुई अंदर है। भी है। हाँ, तो एक एक घटना बाहर होती है, उसके अंदर उस घटना के कारण हमारे अंदर भी कुछ रचता है, जो हम बोलते हैं जिसे कि परसीव्ड ट्रुथ। एक ट्रुथ बाहर है, एक ट्रुथ हमारा है, हमने जैसे महसूसा। तो मैंने पहले भी कहा है बातचीत में लोगों से कि मैं समझती हूँ कि सारी कहानियाँ परसीव्ड ट्रुथ की कहानियाँ होती हैं। जो पात्र हमें जैसा लगा, जो घटना हमें जैसे लगी, जो विचार हम जिस तरह से पेश करना चाहते रहे, तो कहानियाँ उन चीज़ों की होती हैं। वो वास्तविकता से मेल खाती हुई हो भी सकती हैं, नहीं भी, क्योंकि इस तरह से वो परसीव्ड ट्रुथ की कहानियाँ पेश करने पर वो कहानी कभी भी वास्तविक भी नहीं रह जाती, काल्पनिक भी नहीं रह जाती। तो वास्तविकता और काल्पनिकता के बीच से ही कोई चीज़ निकलती है हर रचना ठीक में, हर बात, लेखक के लिए। जी। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपसे बातचीत के दरमियान ये देख रहा हूँ कि आप नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहती हैं। तो मुझे लगता है कि कहानी में आपके संवाद शैली ज्यादा होती होगी। मैंने देखी नहीं कोई कहानी से मतलब। संवाद तो होती है, संवादों के माध्यम से, और मुझे ऐसा भी लगता है कि संवाद कुछ हो तो पाठकों की रुचि बनी रहती है, और एकालाप उसे थोड़ा बोर करता है। बोर करता, बिल्कुल ठीक। डिजिटल युग कहते हैं आज की डेट में आ गया है। जी, जी। यहाँ तक कि मार्केटिंग में भी अमेजन जैसा संस्थान छा गया है। जी, जी। आपको क्या लगता है कि डिजिटल युग में हम लोगों के लेखन कार्य का क्या हश्र होगा, क्या भविष्य होगा? मैं तो डिजिटल चीज़ों को अपने लिए वरदान ही मानती हूँ। पहले क्या था कि जब कहानियाँ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं, उपलब्ध नहीं होती थीं, कविताएँ नहीं होती थीं, तो दूसरों तक पहुँचने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। एक रचना आप लिखेंगे, कहीं न कहीं छपेगी, उसकी जितनी सर्कुलेशन होगी, उसके 10वें हिस्से के लोग पढ़ेंगे या नहीं भी पढ़ेंगे, बाद में कब जाने वो संकलित होगी, कब छपेगी, कब लोगों के हाथों में पहुँचेगी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको अगर कोई कविता ही लोगों तक पहुँचानी हो, तो आप सीधे फ़ेसबुक पे डाल देंगे, तो वो लोगों तक तुरंत पहुँच जाएगी। तुरंत हो सकता है कि आपको प्रतिक्रिया भी मिल जाएगी। अब ई-बुक्स अवेलेबल हैं, ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, ऑनलाइन इतनी सारी साइट्स हैं जिसमें कि कहानियाँ हैं। तो ऐसे पाठक जिनकी हिंदी में रुचि है, वो इन सभी माध्यमों से हमें पढ़ रहे हैं। वो अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाएँ या नहीं, और अक्सर प्रतिक्रिया भी पहुँचा रहे हैं, वो साइट पे ही कोई प्रतिक्रिया लिख देते हैं। तो मेरी भी कुछ कहानियाँ हैं। अब ये जो 40 साल की कुँवारी लड़की जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, वो प्रतिलिपि पे मैंने डाली थी, और मुझे लग रहा है कि वो 10,000 से ज़्यादा लोग उसे पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और भविष्य में भी मुझे लग रहा है कि कोई भी चीज़, जैसे आपने ही बताया कि अब आप किताब छापेंगे और उसे अमेज़न पे डाल देंगे, तो उससे लोगों को खबर लग जाएगी कि ये एक नई किताब आई है, और जिसे खरीदना हो वो तुरंत खरीद लेगा। अब उसे प्रकाशक को चिट्ठी लिखने, उसको फ़ोन करने, हाँ, या लोग दुकान भेजने, या पैसे देने, बुक स्टोर में जाने वगैरह की जरूरत नहीं है। हाँ, ना उसे स्टोर में जाना है और ना कुछ करना है। वो अपना देखेगा और वहीं से उसे मन हो तो खरीद लेगा। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि किंडल, ई-बुक, ई-लाइब्रेरी, ये सब सब चीज़ें तो अच्छी हैं, जो कि साहित्य के प्रसार में थोड़ा सहयोग ही करेंगी। वो जी, उसे पीछे नहीं दबाएँगी, और वहाँ चीज़ें जो कि मुफ़्त में उपलब्ध हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है कि पाठक पढ़ना चाहता है, पर उसकी जेब उसे अनुमति नहीं देती, क्योंकि हर तबके के लोग होते हैं। हिंदी पढ़ने वाले सारे धनाढ्य ही नहीं होते, बल्कि हो सकता है कि वो मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग के लोग भी हैं। तो कम से कम अगर उनके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो कुछ तो पढ़ सकते हैं, और मुफ़्त बिल्कुल में ठीक पढ़ बात, सकते हैं। ये बहुत बिल्कुल अच्छी ठीक। बात मुझे लगती है। सामाजिक परिवेश में जो परिवर्तन होते हैं, आप उन परिवर्तनों से अपने लेखन में कितना प्रभावित होते हैं? देखिए, ऐसा है कि कहानी तो जो हमारे आस-पास घट रहा है या घट चुका है,
उसकी ही होती है। हम परिवेश ही और अपने समय की बात ही लिख रहे होते हैं। तो जी, जैसे ही समय बदलता है, परिवेश बदलता है, राजनीति बदलती है, कानून बदलते हैं, जी, तो कहानी स्वाभाविक रूप में बदल जाती है। अब जैसे मैंने एक कहानी लिखी थी, एक एक मस्जिद समानांतर। जब वो बाबरी मस्जिद टूटी थी और उस समय की दो प्रेमी हैं और किस तरह की सामाजिक स्थितियों से वो गुजर रहे हैं और उनकी शादी नहीं हो पाती है, भले ही वो प्रेम करते हैं। तो राजनीतिक घटनाओं के बरक्स उनका प्रेम प्रभावित हो रहा है, हो रहा है। सामाजिक घटनाओं के और राजनीतिक घटनाओं के जी, बरक्स। जी, इस कहानी पे बहुत अच्छी टिप्पणी नामवर सिंह ने की थी, क्योंकि हाँ, उनको ये कहानी बहुत पसंद आई थी। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब मैंने ये कहानी लिखी और ये छपी, तो उस वक़्त इसका आखिरी वाक़या ये था कि बहुत सालों के बाद नायक ने फ़ोन किया है नायिका को अलग होने के बाद कि मस्जिद तो तुमने तोड़ दी, पर क्या मंदिर बना पाई? और कहानी वहाँ पर अंत हो गई थी। अंत हो गए। लेकिन आज मैं ये कहानी अगर रीराइट करूँ या आज मैं ये कहानी लिखती तो इसका ये अंत नहीं होता, क्योंकि अब वहाँ पर मंदिर बन रहा है, उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है, उस पर जितने भी मुकदमे चल रहे थे और सब हो रहे थे, सबका फैसला आ चुका है। तो कहानियाँ हम सब जाने अनजाने राजनीति के मोहरे हैं, उसकी बिसात पे ही बिछे हुए हैं। जो उपन्यास आप छापने वाले हैं उसमें भी ये बात होती है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हम काम करते हैं, तो हम मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, तो सत्ता बदलती है, सत्ता की सोच बदलती है, तो उस तरह से हमारी ज़िंदगी इसलिए प्रभावित होती है कि अब एक नया मंत्री आया और उसने कहा कि दिल्ली से लोगों को हटाओ, ऑफिस छोड़ा कर दो, तो अब लोगों का ट्रांसफ़र हो गया। तो ये क्या था? एक राजनीतिक चाल थी कि जिसका शिकार एक आम आदमी हुआ। तो इस तरह से मुझे लगता है कि राजनीति और सामाजिक विधानों से अछूता रहता हुआ कोई लिख नहीं सकता, और जो भी चरित्र हम बखानते हैं वो आखिर उसी राजनीति, उसी सामाजिक परिवेश, उन्हीं नियमों, कुनियमों और परंपराओं के बीच जी रहा है। तो सीधे प्रभावित होती है, मैं ये कहूँगी। आजकल जो लिखने की परंपरा है, बड़ी, कोई कहता है कि कुकुरमुत्ते की तरह लेखक पैदा हो रहे हैं और बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन पाठकों के द्वारा उसकी स्वीकृति नहीं है उतनी। आप क्या कहेंगे इस पे सर? आ, आपकी पहली बात से मैं सहमत हूँ कि बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है। कुकुर मुत्ते की तरह लेखक उगाए हैं। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और इससे थोड़ा परेशान भी हूँ कि किसको पढ़ें, कितना पढ़ें, कब तक पढ़ें, कहाँ से समय निकालें, क्या करें। पर दूसरी बात कि पाठक बिल्कुल प्रभावित नहीं है, इस बारे में मैं कोई कैटेगरिकल स्टेटमेंट देना नहीं चाहूँगी। हो सकता है कि पाठक कुछ लोगों से प्रभावित है, पर इसमें कुछ बातें हैं। अब आप ये सोचिए कि पहले जब हम बच्चे थे, और मैं और आप चूँकि सेम एज ग्रुप के हैं, तो आपका भी अनुभव यही रहा होगा कि हमारे बचपन में गिनी-चुनी पत्रिकाएँ आती थीं, बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ आती थीं, और वो पत्रिकाएँ हर साहित्यिक परिवेश वाले परिवारों में खरीदी जाती थीं। लेखक भी गिने-चुने थे और वो सब जो बहुत अच्छा लिख रहे थे, वो छपते थे और हम उन सबको पढ़ते थे। आज इतनी ज़्यादा पत्रिकाएँ निकल रही हैं, इतनी ज़्यादा किताबें छप रही हैं कि हम बता नहीं पाते कि हम किसे पढ़ें, किसे नहीं पढ़ें। क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है, तो बतौर पाठक मैं ये बात कह सकती हूँ कि अब जिस तरह से प्रचार-प्रसार प्रायोजित हैं और कुछ हद तक पुरस्कार, कभी-कभी पुरस्कार तक भी प्रायोजित हैं। तो हाँ, अब पुरस्कृत किताब मैं खरीद लेती हूँ कि भई पुरस्कार मिला है। जब खरीदती हूँ, पढ़ती हूँ, तब मुझे लगता है कि ये तो पैसे बर्बाद होने वाली बात थी। तो ऐसा दूसरे पाठकों के साथ भी होता होगा। तो इतनी ज़्यादा भीड़ में किसे पढ़ें, किसे न पढ़ें, और पुरस्कृत को पढ़ें कि किसी और को पढ़ें। जो जिसका फ़ेसबुक पे जो रोज़ छाया हुआ है, जिस पे गोष्ठियाँ हो रही हैं, रोज़ उसकी रोज़ ऑनलाइन इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, किताब की आज यहाँ निकला, कल उस साइट पे निकला, परसों किसी और पे निकला, तो क्या हम उसे पढ़ें? अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि पढ़ते हैं तो वहीं पर वो खारिज हो जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ हिस्से जैसे पढ़े तो लगा कि वो अपने काम की चीज़ नहीं है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि जैसे मैं घबराई हुई हूँ, जैसे मैं बिल्कुल ही भ्रमित सी महसूस करती हूँ कि मैं क्या करूँ, तो वही स्थिति दूसरे पाठकों की भी होगी कि बहुत ज़्यादा छपने पे अब आप मेले में भीड़ में खड़े हैं, क्या खरीदें, कहाँ जाएँ, क्या ना करें। इस कारण हो सकता है कि पाठकों ऐसा लग रहा है कि पाठक चीज़ें
कम पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको ऐसा कहा कि अभी डिजिटल माध्यम पे जब मुफ्त में चीज़ें उपलब्ध हैं तो पाठक क्यों खरीदें? तो पाठक पसंद कर रहा है कि नापसंद, इसका क्या पैमाना होगा? या तो हम ये जानें, प्रकाशक भी नहीं बताते कि असल में कि प्रतियां कितनी बिकी। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक साधारण बात कर रही हूँ कि ज़्यादातर प्रकाशक ये नहीं बताते कि आपकी प्रतियां कितनी बिकी, बिकी भी कि नहीं बिकी। और ये भी होता है कि पहला संस्करण अगर ख़त्म हो गया तो उसी को फिर से छाप दिया, उसे दूसरा लिखा भी नहीं कि रॉयल्टी नहीं देनी पड़े। तो इतने तरह की स्थितियां हैं कि बताना बहुत मुश्किल है। अब अमेजन पे कुछ किताबों की रैंकिंग होती है। 1 मिनट का समय मुझे दें। सर वो इंटरव्यू मेरे से कहीं चले गए थे? आपने जो इंटरव्यू किया था आपने क्या किया बनाना? तो ले लो ना, बैंक है अभी आ जाएंगे। आप क्या मैं एक कविता सुनाऊं? हाँ जी, सुनाइए। जी, ये एक कविता है, चोखे बाली में छपी थी। जी। इसका शीर्षक है नहीं पिता। वाह। जितना आप सोचते हैं उतना आसान नहीं है एक पेड़ को मनचाहा आकार देना या अपनी बेटी को गढ़ना। जितना आप सोचते हैं उतना आसान नहीं है एक पेड़ को मनचाहा आकार देना या अपनी बेटी को गढ़ना। वह एक नन्हा सा बिरवा जिसे आपने उगाया आपकी आंखों के सामने बढ़ती है और धीरे धीरे फैलती हुई एक आकार लेना शुरू करती है कि आप अपने आदर्शों, मान्यताओं, तरीकों और परंपराओं की कुल्हाड़ी से, बड़ी उतावली से उसे छीलना छांटना शुरू कर देते हैं। वह धीरे धीरे फैलती हुई एक आकार लेना शुरू करती है कि आप अपने आदर्शों, मान्यताओं, तरीकों और परंपराओं की कुल्हाड़ी लेकर बड़ी उतावली से उसे छीलना छांटना शुरू कर देते हैं कि कहीं वह फैल न जाए आपके अनचाहे आकार में, कि कहीं वह फैल न जाए आपके अनचाहे आकार में, बिना इस चिंता के कि इस प्रक्रिया में वह आपसे मन से बहुत दूर ना चली जाए। आप भूलते हैं कि हर बार जैसे ही उसे छील कर छांट कर उसकी टहनियाँ आप अलग हटते हैं, अपना काम खत्म जान वह एक बार फिर से जन्मना शुरू करती है। आप भूलते हैं कि हर बार जैसे ही उसे छील कर काट कर उसकी टहनियाँ आप अलग हटते हैं, अपना काम खत्म जान वह एक बार फिर से जन्मना शुरू करती है अंदर ही अंदर, अब की बार कम फैलाते हुए अपनी विद्रोही टहनियाँ बाहर, पर जड़ें ज़्यादा अंदर जमाते हुए। वह एक बार फिर से जन्मना शुरू करती है अंदर ही अंदर, अब की बार कम फैलाते हुए अपनी विद्रोही टहनियाँ बाहर और जड़ें ज़्यादा अंदर जमाते हुए। आप चाहते हैं कि वह ठीक वैसे ही बढ़े जैसे आपका सपना है, पर आप भूलते हैं कि उतना आसान नहीं है प्रकृति को मुट्ठी में बंद कर उगने उमगने से रोकना या एक टहनी को आसमान की ओर मुँह कर अलग अलग दिशाओं में फैल छाहदार वृक्ष बनने से टोकना। नहीं पिता, उतना आसान नहीं है अपनी बेटी को मनचाहे रूप में गढ़ना। बहुत नपे तुले शब्दों में आपने पूरी की पूरी इतिहास लिख दिया एक तरीके से। बहुत सुंदर। वैसे आपको ही तो मैंने भी आपको जब तो ये पिता पर थी, जब माँ नहीं रही तब मैंने माँ पे भी 4-5 कविताएं लिखी थी। अब वो भी अगर मिलेंगी तो मैं सुना दूंगी। जी। जी। तो अब ये देखें, आपने व्यंग भी लिखे हैं। व्यंग्य मैंने नहीं लिखे, एक आध लिखा होगा कभी, अब उसकी प्रति भी मेरे पास नहीं है। व्यंग्य मेरी विधा नहीं रही, पर हाँ बाकी चीजें लिखी हैं। अच्छा, आजकल तो लोग व्यंग ही ज्यादा ही लिख रहे हैं। हो सकता है हो सकता है, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां ऐसी हैं कि सीधे अपनी बात कहने की बजाय व्यंग्य लिखना शायद ज़्यादा सहूलियत भरा लगता होगा उन्हें।
आपके पूरे लेखन कार्य में वैसे तो मैं कहूँगा वेरी वेरी डिफिकल्ट कि किसी एक को सर्वश्रेष्ठ कहा जाए, लेकिन फिर भी कौन सी रचना आपकी ऐसी है कहानी में या कविता में जिसे आप अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रिय कहेंगे? नहीं, आपने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि बहुत मुश्किल है ये बताना कि फिर किसको भी हम, लेकिन और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अब मेरा सर्वश्रेष्ठ आना शायद बाकी है। मैं एक कविता, एक संग्रह निकालती हूँ तो मुझे लगता है कि दूसरा इससे बेहतर होगा, दूसरा निकालती बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल तीसरा यही अपेक्षा भी हाँ, सबकी रहते हैं। हाँ, और अपने लिखे से कभी बहुत संतुष्टि भी नहीं रही और लगा नहीं कि मैं जितना अच्छा लिख सकती थी मैंने लिख दिया। हमेशा खुद को रिवाइज़ करने, खुद को और बेहतर करने की गुंजाइश रहती है और मुझे भी लगती है। तो मैं यही कहूँगी कि अपना सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। नहीं, हाँ, मैंने सर्वप्रिय शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रिय, अच्छा, हाँ। इसमें सब में से अभी कौन सी प्रिय है? सर्वप्रिय यानी कि जो कहानियाँ पाठकों द्वारा ज़्यादा पसंद की गईं। जी। अगर जी, अगर ऐसी कहानी का कहें तो जो मेरा पहला संग्रह था उसमें एक कहानी है, दूसरी, तीसरी, सातवीं औरत का घर। तो इसको वो कहानी बहुत पसंद की गई और उस उसका वो कई संग्रहों में ली गई। वो मेरी शीर्षक कहानी है और वो कहानी जैसे राजेंद्र यादव और मनु भंडारी को इतनी पसंद आई कि फिर मनु भंडारी ने मुझे फ़ोन किया, राजेंद्र यादव ने अपने संपादकीय में हंस में उसका ज़िक्र किया, मनु भंडारी ने मुझे खाने पे बुला लिया। मैंने अपने संस्मरण में लिखा भी है कि एक कहानी से मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी और कि मन्नू जी मुझे पढ़ें और कहानी पढ़कर अपने घर निमंत्रित करें, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो एक एक वो कहानी है, बहुत चर्चित रही। दूसरी कहानी जो मैं नाम लूँगी वो कथाक्रम में छपी थी, एक विधवा और एक चाँद। तो वो साल की सर्वश्रेष्ठ कहानी में चुनी गई थी, उसे कथाक्रम का कमलेश्वर स्मृति पुरस्कार भी मिला था। और जैसे एक मस्जिद समानांतर है, इसकी चर्चा हुई थी, 40 साल की कुंवारी लड़की, ये मात और मात कहानी, मात और मात कहानी पे भी काफ़ी फ़ोन आए थे। और एक ईश्वर चुप है कि जो शीर्षक कहानी है वो हंस में ही छपी थी। उस समय उसका शीर्षक था मोरा सैयां मुँह से बोले ना। बाद में उसका शीर्षक मैंने बदल दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा गाने की पंक्ति है तो इसे हटाया जा सकता है। तो फिर उसका शीर्षक मैंने कर दिया ईश्वर चुप है। तो वो कहानी भी पसंद की गई। इसी तरह से ये भी नहीं कि इतनी ही कहानियाँ हैं, कुछ कहानियाँ हैं जो पाठकों के दिल को ज़्यादा छू जाती हैं। हाँ, निश्चित। हाँ, माँ और बेटी के रिश्ते पे लिखी हुई कहानी थी, पौधे से कहो मेरे जन्मदिन पर फूल दे। देख तो लो। वो एक कहानी थी, तो उस पर भी मुझे काफ़ी प्रतिक्रियाएँ मिली और लोगों को पसंद आई। एक कहानी थी ये चकले वालियाँ ये चकलेबाज, जो ऑफ़िस के अंदर ऐसी महिलाओं के बारे में थी जो कि वो उस चकला घर की नहीं है पर अपनी मर्ज़ी से वो मतलब अफ़ेयर में बंधी रहती हैं और बिना किसी मजबूरी के किसी का घर तोड़ने की मंशा रखती हैं और उसको स्वीकारती भी नहीं, और ऐसे चरित्र हर ऑफिस में होते हैं। तो इस तरह की कहानियाँ, उस कहानी पे थोड़ा विवाद भी हुआ था और राजेंद्र यादव ने उस पर काफ़ी बात की, फिर उसे नहीं छापा। बोले कि ये अगर तुम चकले वालियाँ शब्द बदल दो तो मैं छापूंगा। मैंने कहा कि फिर तो कहानी ही चली जाएगी। तो वो फिर बाद में किसी दूसरी पत्रिका में छपी थी, शायद कथा देश में छपी थी। तो इस तरह की कहानियाँ हैं कई, पर अभी ये तत्काल मुझे याद आई, ये भी नहीं कि बस इतनी ही कहानियाँ हैं जो कि पसंद की गई, तो ऐसा होता है। साहित्यिक क्षेत्र से बाहर आते हैं और जानते हैं आपकी साहित्य के अतिरिक्त कौन कौन सी हॉबीज हैं? जी, हम्म। साहित्य के अतिरिक्त जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे तो अगर मैं लिख नहीं रही हूँ तो मैं पढ़ूंगी। कई बार ये भी हो सकता है कि मैं लिखने के बदले पढ़ूंगी। और उसके अलावा घूमना फिरना, लोगों से बातें करना, खाना बनाना, घर की साज सज्जा, मतलब बहुत सी चीज़ें पसंद है, पर दो चीज़ों को मैं रेखांकित करना चाहूँगी। एक तो ये कि मुझे पढ़ना, देश विदेश घूमना बहुत पसंद है, एकांत बहुत पसंद है। मेरी ये ख्वाहिश रहती थी पहले कि हर दिन मुझे कम से कम 1 घंटा मिले जब मैं चुपचाप अपने अंदर के मौन को सुनूं। और नहीं तो मैं पार्क में जाकर बैठ जाती थी चुपचाप,
तो ये एक बात है, और अब मुझे ये ऐसा समय मिलने लगा है तो मैं खुद को खुशकिस्मत ही समझती हूँ कि एक जो बहुत ज़रूरी लगता था कि वो चीज़ अब हो रही है कि मैं पढ़ भी सकती हूँ, मैं अपने साथ एकांत में रह भी सकती हूँ और मन का खाना भी पका सकती हूँ, घूम फिर भी सकती हूँ। तो एक तरह से मैं ये कहूँगी कि रिटायरमेंट के बाद ही अपनी हॉबीज़, अपने जो शौक हैं, उनको फलने-फूलने का अवसर मैं दे पाऊँगी। नवोदित लेखकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? आपने काफी समय से लेखन कार्य में जुड़ी रही हैं और काफी अच्छा लिखा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने? नवोदित लेखकों से मैं ये कहूँगी कि वो लिखें कम और पढ़ें ज़्यादा। अभी क्या हो रहा है कि मुझे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है कि आपका ऐसा अनुभव नहीं हो या सबों का ये सार्वभौम सच ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बहुत हड़बड़ी में लिख रहे हैं कि लिखना आ गया तो चलो हम लिख देते हैं। तो बिना पढ़े, खास करके ऐसे लोगों को बिना पढ़े जिनको हम बहुत प्रतिष्ठित मानते हैं, अपने देश ही नहीं दुनिया में जितने क्लासिक्स हैं उनको पढ़े बिना लिखने में जुट जाना शायद सही नहीं है कि मिला लिखें कम, क्यों? पढ़ें ज़्यादा और खुद को स्थापित करने की हड़बड़ी में ना और रहें, फ्लूट लगा पुरस्कार हुआ। की जुगाड़ में ना रहें। अभी ऐसा लग रहा है कि पहली किताब लिख ली, उससे और नहीं 4 तो पुरस्कार भी जुगाड़ लिए कंप्यूटर और पर फिर वो लेटर बात बना। शायद बनती नहीं है। बढ़िया। और आपने बिल्कुल सही चीज कही है कि लेखकों को लिखने से ज्यादा पढ़ना चाहिए। मेरा भी ऐसा विचार है कि बिना पढ़े जो लिखता है उसमें समृद्धि कैसे होगी, वो कैसे एक नई पहचान बना पाएगा, या कैसे वो पूर्णता की तरफ कदम उठा पाएगा। यही तो प्रॉब्लम है कि फेसबुक के हाँ। आने से हर कोई फटाफट फटाफट लिख रहा है। हाँ, और इस बारे में जैसे मैं लोगों से बातचीत भी करती हूँ, तो वो कहते हैं कि हमें स्त्रियों को ख़ास करके बोलने की आज़ादी नहीं थी। अब फ़ेसबुक ने हमें वो मंच दे दिया है, तो हमें मन होता है कि हम कुछ तो लिखें और हर रोज़ कुछ लिखें। और और कुछ वो भी उस लिखें। कुछ लिखने में अब क्या है कि पढ़ने वाले का समय बर्बाद होगा, इस बारे में वो सोचते नहीं हैं। तो अगर मुझे तो कभी-कभी ये भी लगता है कि ये जो फ़ेसबुक ने हर रोज़ कुछ लिखने की छूट दे रखी है, और अगर एक व्यक्ति के 4000 लोग मित्र सूची में हैं और वो 4000 लोग हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट लगाते हैं, तो मैं क्या पढ़ूँ? मैं किसी-किसी दिन जब सारे पोस्ट पढ़ने लगती हूँ या सोचती हूँ कि 100-200 भी पढ़ लूँ, तो तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद वो लैपटॉप या मोबाइल जहाँ भी पढ़ रहे हैं उसको बंद करके, और ऐसा लगता है कि अब अपनी दिल की बड़ी धड़कनों को ही सँभाल लें, वही काफ़ी है। हाँ, वो योगासन करना पड़ता है, श्वासन वाला। जी, जी, जी। हाँ, कि वो हम शवासन कर लें, थोड़ा योग निद्रा कर लें, क्योंकि घबरा जाते हैं। इतनी चीज़ें और इतना मतलब क्या कहें कि हर जगह ऐसा लग रहा है कि लोग खुद को महान बनाने की जुगत में लगे हुए व्रत में हैं। लगे हुए हैं। ये सब, हाँ, तो अब इसमें क्या है कि कुछ लोग तो वास्तव में ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर हमें प्रसन्नता होती है। जी। हम खोजते हैं, अगर उन्होंने सूचना लगा दी कि उन्होंने कुछ नया लिखा है, तो हमें खुशी होती है कि चलो हम फ़ेसबुक पे गए तो हमें पता चल गया कि इनकी कोई नई किताब आई है, या कोई भी कि कुछ उन्होंने नया लिखा है, कोई नई कविता लिखी है, तो ठीक है। अब ऐसी स्थिति में मैंने आपको कहा ना कि बहुत दिग्भ्रमित और परेशान सी रहती हूँ मैं जब भी फ़ेसबुक पे जाती हूँ। अभी तो फेसबुक था, अब इंस्टाग्राम आ गया जी, जी। और टीटी आ गई, कुकू आ गई, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। कहाँ हाँ, तक, ट्विटर आ गया, हाँ। हाँ, कहाँ तक खाओ और कहाँ तक डाइजेस्ट करो, बड़ा सही डिफिकल्ट। बात है, और अब आप फ़ेसबुक पे जाएँ और सोचें कि अपने जितने घनिष्ठ मित्र हैं कम से कम उनकी पोस्ट पढ़ लें, तो फिर आप उस दिन और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये सबकी सबके फ़ेसबुक पेज पे मित्रों की संख्या हज़ारों में है। जी। अब ना पढ़ें तो कभी-कभी मन में वो गिल्ट भी लगता है कि अच्छा आपने फ़ेसबुक पे ये लगाया था पर मैं तो देख नहीं पाई। तो ये जो सूचना क्रांति जो फैली है, तो इसमें होता है कि हर एक तकनीक के नुकसान भी होते हैं और उसके फ़ायदे भी होते हैं। अब ये है कि सिर्फ़ उसका फ़ायदा लें और नुकसान से बचे रहें, इसमें कौन कितना सक्षम है ये उसकी काबिलियत पर निर्भर करता है। नहीं, एक्चुअली लाइफ स्टाइल का डिस्टॉर्शन हो गया, क्योंकि
प्रौद्योगिकी जो है ना भौगोलिक दूरियां तो कम करती है, यहाँ से बैठे हम अमेरिका में बात कर सकते हैं 2 मिनट में, जी, जी। लेकिन दिलों की दूरियां बड़ी हैं। हर एक हाँ। घर में देखिए 3 लोग एक ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो तीनों अपने अपने मोबाइल पे लगे या हैं। फिर तीनों अपने-अपने कमरे में हैं, अपनी-अपनी टीवी पे अपना-अपना प्रोग्राम देख रहे हैं या मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो ये तो हो गया है और अब एक साथ खाने की परंपरा भी नहीं रही क्योंकि लोगों के अपने-अपने स्टाइल है, अपना समय है खाने का। उनके घर वर्क फ्रॉम होम भी परमिट नहीं करता है कि वो हमेशा आपके साथ रहते हुए भी साथ रहें। तो ये बातें तो होती हैं पर ठीक है मैं इसको इस रूप में लेती हूँ कि जीवन पद्धति तो लगातार बदली है और जी आज हम वो जीवन नहीं जी रहे हैं जो हमारी दादी-नानी जीती थी या हमारी माँ जी जीती थी। जी हाँ, तो अब ये बहुत स्वाभाविक है कि हमारी अगली पीढ़ी वैसा जीवन नहीं जिएगी जैसा हम जी रहे हैं और उसे शायद इन चीज़ों से उतनी परेशानी भी नहीं है क्योंकि वो थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक हो गई है, उसे अपने लिए ज़्यादा समय चाहिए और वो रिश्ते बहुत सोच समझ कर चुन रही है। इवन जितने भी परिवार में रिश्ते हैं वो सबों से उसे हो सकता है कि जुड़े रहना उस तरह से पसंद ना हो जिस तरह से हमें पसंद है कि हम सारे फर्स्ट कज़िन, सेकंड कज़िन, थर्ड कज़िन फिफ्थ कज़िन तक निभाह देते हैं। तो वो हो सकता है कि अगली पीढ़ी में इससे फ़र्क पड़े क्योंकि उसके पास समय भी हमसे कम है, हमें ये भी मानना होगा और वो हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जी रही है। तो हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और इसीलिए जो है उसे शायद सहजता से स्वीकारते चले जाना ही अ, सबसे अच्छा तरीका है। सही कहा आपने कि स्वीकारते चले जाना ही सही है, अदरवाइज विद्रोह में तो नदी में उल्ट की धारा के उलट या नदी की धारा को अब उलझ रही विपरीत है। विपरीत दिशा में तैरने हाँ, वाला काम हो जाएगा। और आप देखिए अभी कुछ पिछले महीने ही हंस में सुधा अरोड़ा जी आई हुई थी तो कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया था तो बातचीत हुई उसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ तो लोग ये कह रहे थे कि हमारी जो अगली पीढ़ी है उसका जीने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है उसके विवाह के चुनाव उसके बदल चुके हैं विवाह की उम्र उनकी बदल चुकी है तो मैंने ये कहा कि शायद हमने ही उन्हें ग्लोबलाइज होने को प्रेरित किया हमने ही इंटरनेशनल स्कूल में भेजा हमने ही इंटरनेशनल कॉलेज में भेजा हमने विदेश पढ़ने भेजा और वो वहाँ जो उनकी सोच उस रहन सहन खान पान है तो ये नहीं है कि हमारी तरह की वो भारतीय खाना ही खा रहे हैं एक दिन इटालियन खा रहे हैं कभी चाइनीज़ खा रहे हैं कभी फ्रेंच खा रहे हैं कोरियन खा रहे हैं तो अब उनसे ये अपेक्षा भी बेकार है कि वो हमारी तरह हमारे वैल्यू सिस्टम में जिएंगे क्योंकि बिल्कुल उन्हें ठीक। ऐसा बनाने में योगदान हमारा भी तो है हम अपने योगदान को भूल करके उनसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हमारे जैसे रहें हमने ही उन्हें कहा कि तुम हमारे जैसे न रहो और हमने तब ये सोचा कि शायद वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बड़े होंगे उन वैल्यू सिस्टम के साथ तो ज़्यादा जी अच्छा होगा तो ये चीज़ें इस तरह है कि इतनी सहज नहीं है कि उन पे कोई सीधा बयान हम दे दें कि क्या सही है क्या गलत है तो अभी मैं तो यही कहूँगी कि हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि अगली पीढ़ी जाती कहाँ है इसी के साथ चर्चा समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ चर्चा करके। आपने भी मुझे बातचीत की आपकी मौका दिया मुझे भाषा बहुत अच्छा लगा भाषा संप्रेषण और स्पष्टता, विचारों की स्पष्टता सराहनीय है और सीखने लायक है। अरे हम ऐसा लोग हमेशा एक दूसरे से कुछ सीखते हैं और जी जी बेबाकी के साथ में आपने अपने सारे प्रश्नों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुस्वार मंच पर आने का। आपका और भी हम आपसे बहुत यही धन्यवाद निवेदन करेंगे कि जब जब हमें अनुस्वार मंच पर जरूरत हो कि आपके साथ चर्चा की जाए तो आप अपना समय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल अब उम्मीद है कि दे पाऊंगी क्योंकि अब वो नौकरी वाली बाध्यता नहीं है तो इसीलिए घर पे रहते तो ये संभव है शायद और अगर